खुशामदीद नाजरीन, बुक रिव्यू विद उमर जावेद में मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, आजकल आप देख रहे होंगे नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद, जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद मीडिया में, अखबारात में, न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया में जो प्रोग्राम्स का, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम्स का मेजर चंक है, अक्सर जो मौजू का बहस बनी हुई है बात, वो ये कि अब आर्मी चीफ के ताल्लुकात हुकूमत के साथ कैसे होंगे, आर्मी चीफ के ताल्लुकात अपोजिशन के साथ कैसे होंगे। यानी चूंकि पाकिस्तान में खास तौर पर 1980s के बाद अगर हम देखें तो आर्मी चीफ्स ही जो मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स रहे हैं, उन्हीं के गिर्द, यानी उन्हीं की ताकत के बायस सियासत डिटरमिन होती रही है, सियासत का रुख डिटरमिन होता रहा है। चाहे वो असलम बेग साहब हों, चाहे वो आसिफ नवाज जजवा हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो अशफाक परवेज कैनी हो, राहिल शरीफ हो, और अभी कमर जवेद बाजवा के जो 6 साल गुजरा ये हो। इसमें आर्मी चीफ का वाजे एक किरदार है, एक करैक्टर है सियासत में, अंदरूनी जो हमारा पूरी सियासत होती है, अमल दखल होता है। अच्छा, इस हवाले से जो मौजूआत है, अक्सर मौजूआत हम देख रहे हैं, जो ये मौजू है, इस पर सतही नोयत की जो है वो बातें बहुत की जा रही है। सतही नोयत की बातों से मुराद क्या है कि इसमें जो है वो बॉटम लेवल पर देखा जा रहा है जी कि आसिम मुनीर साहब, चूंकि उनका बैकग्राउंड इस तरह का है इसलिए वो ऐसा करेंगे। आसिम मुनीर साहब हफ्ज़े कुरान है तो उनका टिल्ट इस तरफ नहीं इस तरफ होगा। या आसिम मुनीर साहब चूंकि DGISI के तौर पर इमरान खान के कई पॉलिसियों के खिलाफ जा चुके हैं, इस वजह से वो एंटी इमरान होंगे, या वो नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ नहीं चल पाएंगे। इस मामले को बड़ा बॉटम लेवल पर, सतही लेवल पर देखा जा रहा है। तो जरूरत है इस चीज को देखने की, एनालाइज करने की थोड़ी गहराई के साथ, ताकि हमें समझ आए कि मुस्तकबिल में होगा क्या, या आर्मी और सिविल और मिलिट्री हुकूमत, ये जो ताल्लुकात है, ये किस तरफ खड़े होंगे जाकर। तो इस हवाले से जो सबसे अहम किताब मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मिलिट्री के अदारे को समझने की, मिलिट्री और सिविल ताल्लुकात को समझने की, वो क्रॉस स्वार्ड किताब है शुजा नवाज की। शुजा नवाज का मुख्तसर तारुफ मैं करवा दूं कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जजवा साहब के भाई हैं, और इनका ताल्लुक पढ़ाई लिखाई से है, रिसर्च से है, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में रहे हैं। अमेरिका में जो है वो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, पढ़ाई लिखाई, लेक्चर्स के काम करते रहे। कई ज्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन जो खास तौर पर इनकी किताब है क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स, ये किताब पाकिस्तान की मिलिट्री को समझने के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के जो ताल्लुक रहता है सिविल हुकूमतों के साथ, जो पॉलिसीज रहती हैं, इनको समझने के लिए पूरी दुनिया में बेहतरीन किताब मानी जाती है। यानी ऐसी किताब मानी जाती है कि जो जिसमें प्राइमरी सोर्सेज को भी इस्तेमाल किया गया है। प्राइमरी सोर्सेज से मुराद ये कि शुजा नवाज साहब ने इस किताब के लिए खुद आर्मी के आला ओहदेदारों से इंटरव्यूज किए हैं, पॉलिटिशियंस के साथ इंटरव्यूज किए हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इंटरव्यूज किए हैं, एक्स आर्मी चीफ्स के साथ इंटरव्यूज किए हैं, और फिर खुद जो अमेरिका के आर्काइव्स हैं, इस वजह से अमेरिका के आर्काइव्स, इंग्लैंड के आर्काइव्स, GHQ के आर्काइव्स, उन तक जो है वो रसाई हासिल की है। उसके बाद जो है वो ये किताब लिखी गई। ये किताब हमें समझाती क्या बुनियादी तौर पर, देखिए बुनियादी तौर पर हमें समझ आती है कि आजादी के फौरन बाद 47 के बाद आर्मी में जो भी रियासत ने, जो भी पाकिस्तान के जो उस वक्त के हुक्मरान थे, खास तौर पर जो मुस्लिम लीग थी, उसकी जो मुस्लिम लीग की हुक्मरान क़यादत थी, रूलिंग एलीट थी, उसने पाकिस्तान की जो भी तशरीह की हो कि ये इस्लामी रियासत होगी, मुसलमानों की होगी, जैसे तैसे तशरीह की हो, लेकिन कई फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान की आर्मी 1958 तक खालिस्तान ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की एक लेगेसी थी, यानी बरतानवी साम्राज्य की एक विरासत थी। यहाँ का पूरा आर्मी के अंदर का सिस्टम, प्रमोशंस कैसे होनी है, तरक्कियां कैसे होनी है, इम्तिहानात का निजाम क्या होगा, शमूलियत, आर्मी में शमूलियत का तरीकाकार क्या होगा, प्रमोशंस किस तरह होंगी, वो खालिस्तान बिल्कुल वही था जो ब्रिटिश छोड़कर गया था। इंडिया में भी यही सूरत हाल थी। 1958 के बाद थोड़ा सा फर्क यह आता है कि अयूब खान इमदाद लेने के लिए अपने बेशुमार जो हुक्मरान थे,
पाकिस्तान ने शुरू से ही कोशिश की है अमेरिका से इमदाद लेने की, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो, लियाकत अली खान हो, हर किसी ने अमेरिका से इमदाद मांगी है। तो अयूब खान ने जरा ज्यादा वोकल, ज्यादा खुलकर ये काम करना शुरू कर दिया। तो उसने अमेरिका जा जाकर ये बताना शुरू कर दिया कि हम प्रोटेक्शन देंगे, हम जो ये आपके बफर जोन है अफगानिस्तान, यहां से सोवियत इन्फ्लुएंस, क्योंकि उस वक्त की दुनिया जारी बात है 2 ब्लॉक से बटी हुई थी, तो सोवियत इन्फ्लुएंस यहां नहीं आने देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पाकिस्तान की फौज को मजबूत करना होगा, इमदाद देनी होगी। असल में पाकिस्तान की एलीट शुरू से ही एक नजरिया सेल करती आई है कि पाकिस्तान को इंडिया पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, इंडिया पाकिस्तान को खा जाएगा, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डिफेंस चाहिए, बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। ये एक नैरेटिव है जो साइंटिफिक नहीं है, जो मंतकी नहीं है, लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल तौर पर कोई मुल्क पाकिस्तान जैसे इतने बड़े मुल्क को, 20 करोड़ से ज्यादा आबादी मुल्क को खत्म नहीं कर सकता। एनीवेज, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, शुरू से ही अवाम को ये गुमराह करने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। तो अयूब खान के दौर में अमेरिकी जो नवासियात थी, अमेरिकी जो इमदाद थी, वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री को मिलना शुरू हो गई। अब बरतानवी लेक्सी की आर्मी, उसके बाद अमेरिका की भरपूर इमदाद, और फिर शुजा नवाज साहब खुद कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने अमेरिका के लिए काम किए, यहाँ पर सोवियत यूनियन के खिलाफ कार्रवाई, सोवियत यूनियन के खिलाफ जासूसी के लिए अड्डे दिए गए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना को ताल्लुकात बहाल करने में किरदार अदा किया, और फिर उसके बाद हम देखते हैं 1980s में पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने अपने माशरे को, समाज को रेडिकलाइज कर दिया, इंतहा पसंद बना दिया, सिर्फ अमेरिका की जंग जो अफगानिस्तान में जारी थी। मकसद क्या था? अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की इमदाद आ रही थी, प्लस वार के बायस पाकिस्तान की मिलिट्री का जो अपने अंदर जो मरात थी, इंटाइटलमेंट्स थी, उनमें इजाफा हो रहा था। ये जो इंटाइटलमेंट्स है, मरात है, इसका जिक्र भी बड़ा तफसीली तौर पर करते हैं शुजा नवाज साहब। खास तौर पर चैप्टर 8 और 9 को देखें तो इसमें जो है वो फाइनेंशियल जो मामलात हैं आर्मी के, आर्मी किस तरह बिजनेस में इन्वॉल्व है, आर्मी किस तरीके से इंटाइटलमेंट्स होती हैं, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज का किरदार, ये सब कुछ भी हमें मिल जाता है। चैप्टर खास तौर पर चैप्टर जो सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं, वॉर्स विद में जो सिस्टमैटिक उन्होंने फेलियर तय है आर्मी के, कि आर्मी के अंदर किस तरीके से इंटाइटलमेंट्स हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये भी हमें अच्छे तरीके से नजर आता है। उसके बाद वो अपने भाई, जब उनके भाई आसिफ नवाज जंजवा साहब आर्मी चीफ थे नवाज शरीफ के दौर में, उस हवाले से भी जिक्र करते हैं, और उसकी जो है वो खुद एक मिसाल पेश करते हैं। वो मिसाल देते हैं कि जब मेरे भाई आर्मी चीफ बने तो मैंने ये कहा कि आप आर्मी के अंदर से करप्शन का खात्मा करें। यानी शुजा नवाज साहब का दावा है, उन्होंने अपने भाई को कहा, आसिफ नवाज को, आर्मी चीफ जब वो बने, कि आप 1991 में कि आप आर्मी के अंदर से करप्शन का खात्मा करें। तो उस सब के आर्मी चीफ आसिफ नवाज ने अपने भाई को जवाब दिया कि अगर मैंने ये काम शुरू कर दिया तो ये काम 3 साल में पूरे होने वाला नहीं है। अगर मैंने आर्मी के अंदर से करप्शन खत्म करना शुरू कर दी तो 3 साल का अरसा इसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ 3 साल के लिए होता है। तो इस मिसाल से क्या साबित होता है? इस मिसाल से साबित होता है कि एक आर्मी चीफ जो 3 साल के लिए आर्मी चीफ बनता है, अगर उसे एक्सटेंशन ना दी जाए, वो बाकी इदारों को तो ठीक करना चाहता है, वो सियासतदानों को करप्ट कहता है, वो अदलिया को ठीक करना चाहता है, पॉलिटिशियंस में रिफॉर्म लाना चाहता है, अपने दायरे के अंदर वो रिफॉर्म नहीं लाना चाहता, अपने दायरे को वो ठीक नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। बहरहाल जो ये खेल चलता रहा 90s में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जो 1990s में आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते रहे, और दोनों मुहरे मिन्नत रहे एस्टेब्लिशमेंट के, जिसकी बैक पर एस्टेब्लिशमेंट का फौज का हाथ होता था, वो इंतखाबात में जीत जाती थी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो। फिर शुजा नवाज साहब ने मुशर्रफ दौर का जिक्र किया है 9/11 के बाद का, और 9/11 के बाद मुशर्रफ जो है, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका को खिदमात पेश की अपनी, जिस तरीके से वॉर ऑन टेरर का पाकिस्तान हिस्सा बना, वो भी उन्होंने काफी तफसीली सारा बयान किया है।
जनरल अशफाक परवेज कियानी के दौर के बारे में उन्होंने बहुत इन डेप्थ तज़किया नहीं किया। किताब वैसे भी 2007 तक है, यानी 2007 तक की जो सूरत हाल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल ताल्लुकात की, सियासतदानों की, वो 2007 तक का अहाता करती है। लेकिन उसमें अगर शुजा नवाज साहब चाहते तो जनरल कियानी का अच्छा जो है वो दौर अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता था। जनरल कियानी का करेक्टर, वो आर्मी चीफ तो बने थे 2007 के आखिर में, लेकिन उनका करेक्टर थोड़ा सा बयान किया जा सकता था कि वो किस तरह के आर्मी चीफ होंगे। बहरहाल ये किताब पाकिस्तान के इस किताब की एक मैं अगर एज अ क्रिटिक एक मैं कहूं कि मुझे सबसे बड़ी खामी क्या नजर आई, वो ये है कि इसमें कोई हल पेश नहीं किया गया, इसमें सोल्यूशन खास पेश नहीं किए गए। ठीक है, कैटेगोरिकल हल या सोल्यूशन पेश नहीं किए गए, लेकिन फिर भी कोई भी तालिब इल्म जो पाकिस्तान में फौज के किरदार को समझना चाहता है, फौज और सिविल क़यादत के आपस के तल्लुकात की हिस्ट्री को जानना चाहता है, आर्मी के कैरेक्टर को समझना चाहता है इन डेप्थ तरीके से, तो वो इस किताब का जरूर मुताला करें, ताकि ये जो सतही तौर पर चीजों का तजिया किया जा रहा है, ये इससे लोग कान ना धरें, संजीदगी से देखें, गहराई से देखें। तो इस किताब को पढ़ना, क्रॉस स्वॉर्ड को पढ़ना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ पाकिस्तान की मिलिट्री को समझने के लिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।